डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय इमरान सर में आपका बेटा सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो नया लेक्चर है वो है किरचॉफ के नियम और वैद्युत परपथ वाले जो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को हमने कल फिनिश कराया था, उसी चैप्टर के आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 न्यूमेरिकल्स का आज लेक्चर आपके सामने, जिसके लिए हमें फार्मूला इंडेक्स की जरूरत है। जो भी फार्मूले हमें जरूरत पड़ेगी उन फार्मूलास को और उसके सारे सिंबल्स को हमने आपकी स्क्रीन पे लगा रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट करें और इसके बाद चलते हैं फिर न्यूमेरिकल की ओर। देखिए E बराबर W अपॉन क्यू। E विद्युत वाहक बल है, W कार्य है, Q आवेश। सब पुराने सिंबल है, कोई नया नहीं है इसमें। और Q बराबर IT, ये भी पुराना फार्मूला है, T समय होता है। I बराबर E अपॉन R प्लस R, तो ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, ये प्रतिरोध है दोनों। ये प्रतिरोध होता है माने बाह्य प्रतिरोध होता है, तो आप केवल प्रतिरोध भी कह सकते हैं। और ये जो स्मॉल r है वो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध होता है, इसको आंतरिक प्रतिरोध ही कहेंगे। वी विभवांतर हो गया। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है इस फार्मूले को लेके, कभी कभी सवालों में बच्चे गलती कर जाते हैं, तो बेटा आप लोगों से इस तरह की कोई मिस्टेक ना हो, हम आपको करेक्ट कर दें कि अगर आपसे सवाल में ये कहा गया हो कि सेल धारा दे रहा है, या इस तरह कहा गया हो कि सेल निरावेशित हो रहा है, तब आप लगाएंगे V बराबर E माइनस आई आर। और अगर कहे कि सेल धारा ले रहा है, या इस तरह कहे कि सेल आवेशित हो रहा है, ठीक, तब आप सूत्र लगाएंगे V बराबर E प्लस आई आर। इस तरह की कोई गलती ना हो सवाल में, आप ध्यान दें। धारा दे रहा हो तो E माइनस आई आर, धारा ले रहा हो तो E प्लस आई आर। निरावेशित हो रहा हो E माइनस आई आर, आवेशित हो रहा हो E प्लस आई आर। ये सूत्र हमने दिया है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में, जो हमने जब व्हीटस्टोन साहब ने बताया था कि जब सेतु संतुलित हो, या यूं कहे कि धारामापी विक्षेप ना दे, ऐसी कंडीशन में दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो जब भी कभी किसी सर्किट में, किसी सवाल में आपको संतुलित सेतु मिले, तब आप इन चारों प्रतिरोधों का जो इन दो का अनुपात जो है वो अगले दो के अनुपात के बराबर कह सकते हैं। ठीक, एक छोटी सी मिस्टेक ये हो जाती है कि E विद्युत वाहक बल है, V विभवांतर है। विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्ट होता है, विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल E बराबर भी W अपॉन Q है, और विभवांतर V बराबर भी W अपॉन Q पड़ा। थोड़ी सी मिस्टेक ना समझने में हो जाती है, नहीं होगी, थोड़ा ध्यान दे मेरी बात। जैसे कोई सेल है और अगर वो किसी खुले परपथ में रखा हुआ है, यानी उसको परपथ को बंद नहीं किया गया है, सीधा सीधा एक सेल है, सीधा सीधा ये एक सेल है, और इसका विद्युत वाहक बल जो होगा, इसका जो विद्युत वाहक बल होगा वो E कहलाएगा। मतलब इसमें जितने भी वोल्ट बताए कि सेल में 5 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, वो विद्युत वाहक बल E कहलाएगा। और अगर हम इसी सर्किट को बंद कर दे बेटा, बंद करने का मतलब कोई एक रेजिस्टेंस लगा के परपथ को पूरी तरीके से हम बंद कर दें, ठीक, तो ऐसी कंडीशन, ये स्मॉल r कहलाता है, ये कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध है। और ऐसी कंडीशन में जब हम परपथ को बंद कर देते हैं, तब बंद परपथ के सिरों के बीच अगर कोई वोल्ट दे रहा है, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, तो समझ जाइए कि वो V होगा, विभवांतर होगा। खुले परपथ में कहे तो E, और बंद परपथ का जो वोल्ट होता है वो V कहलाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अब। बाकी आपको हमने दो जरूरत पड़ेगी आपको संयोजन की, जो पिछले चैप्टर में बताया था कि श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, समांतर क्रम संयोजन का सूत्र 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक, चलिए तो बस शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन लिखिए आप।
खुले परपथ में लिखिए, खुले परपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है। इस सेल को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर, इस सेल को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट हो जाता है। वैद्युत परपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, सवाल पे ध्यान दें। कह रहा है खुले परपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है। बेटा, खुले परपथ में जो विभवांतर है 1.5 वोल्ट है, लेकिन हम उसको क्या कहेंगे? विद्युत वाहक बल ई बराबर 1.5 वोल्ट खुले परपथ का है ना। फिर आगे सवाल में कह रहा है इस सेल का 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर, यानी ये जो सेल है जिसका विद्युत वाहक बल इतना है, इस सेल को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया है ना, तो प्रतिरोध R बराबर 10 ओम। जब आंतरिक प्रतिरोध कहे बेटा तभी स्मॉल r लगाना, बाकी हर जगह कैपिटल R। ठीक, 10 ओम के प्रतिरोध से सेल को जोड़ दिया। जोड़ने पर आगे कह रहा है, जोड़ने पर प्लेटों के बीच का विभवांतर 1.2 वोल्ट हो जाता है। बेटा, अभी हमने आपको समझाया कि ये सेल है, इसका जो वोल्ट होगा वो ई कहलाएगा, लेकिन अगर इसको किसी बंद परपथ से प्रतिरोध R के द्वारा बंद परपथ से हम जोड़ दें, तब प्लेटों के बीच में जो विभवांतर होगा वो V कहलाएगा, और V कितना है? 1.2 वोल्ट है। आगे कह रहा लास्ट में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बेटा, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r से प्रदर्शित करें। ठीक, अब आपके पास फार्मूला इंडेक्स है, आपके पास सूत्र हैं। स्मॉल r जिसमें आता है वो सूत्र कहलाता है I बराबर E अपॉन R प्लस R। लेकिन अगर हमने इसको अप्लाई किया तो I की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि I नहीं है आपके पास। तो पहले आप I निकाल के रखो। ठीक, पहले आप I निकाल के रखो। I बराबर पहले I निकालना है। चलो, I बराबर V अपॉन R, और V का मान 1.2, R का मान 10। तो इस तरह से I का मान हो गया 0.12 एम्पियर। ठीक, अब आप लगा दीजिए V बराबर E माइनस आई आर। आपको बेटा स्मॉल r चाहिए, आप इसको यहां ले आओ। आई आर बराबर V को इस तरफ ले आओ, E माइनस बी। तो इस हिसाब से R बराबर बन गया E माइनस बी अपॉन आई। E का मान 1.5 है, V का मान 1.2 है, अपॉन स्मॉल आई आपने निकाला 0.12। बेटा 15 से 12 घटाओगे 3 बचे, तो अब ये 1.5 है, 1.2 घटा दो तो 0.3 बचेगा, और बटे में कितना है? 0.12। इससे पॉइंट हटाओ, इससे पॉइंट हटाओ तो 1 0 आपका ऊपर बढ़ जाएगा, ऊपर 30 हो जाएगा, नीचे 12, और 12 से 30 को डिवाइड करो तो 12 दूनी 24, 6 बचा, दशमलव लगाया 60 हो गया, 12 पंचे 60, 2.5। क्या निकाला? स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है, इसका मात्रा क्या होगा? O। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक सेल से बेटा बहुत बहुत एकदम छटे हुए न्यूमेरिकल हैं, ऐसे मतलब सिलेक्टेड न्यूमेरिकल हैं, अगर आप लगाओगे तो आपके इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल है आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सिर्फ 10 ही न्यूमेरिकल में। क्योंकि हमने इस तरीके से सेटल किए हैं न्यूमेरिकल्स के जो परीक्षा में भी आते रहते हैं, या जिसके लगाने से हम आगे के और अगल बगल के 2-4 सवाल कवर कर सकते हैं, इस तरह हमने उसको सेटल किया है। ठीक,
एक एक बिल्कुल क्लीन क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक एक क्वेश्चन क्लीन होगा बिल्कुल, आप गौर करिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट से 1.8 वोल्ट तथा 1 एम्पियर धारा लेने पर 1.6 वोल्ट हो जाता है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा 1 एम्पियर धारा लेने पर 1.6 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट होता है सवाल को बोलने और लिखने में, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़िए बस आप ध्यान से। एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट और 1 एम्पियर धारा लेने पर 1.6 वोल्ट। मतलब समझो, जब 0.5 एम्पियर धारा है तो विभवांतर कितना है? 1.8 वोल्ट। आप ऐसे लिखें, जब धारा का मान 0.5 एम्पियर है तब विभवांतर कितना बेटा? V बराबर 1.8 वोल्ट। अब बाकी का सवाल बाद में देखेंगे, चलो यहीं से पहले हम करते हैं, ठीक। चलो दोनों कंडीशन अच्छे देखो, फिर आगे पढ़ो, आगे भी पढ़ लो। चलो दूसरी कंडीशन क्या है? 1 एम्पियर धारा लेने पर 1.6 वोल्ट हो जाता है। यानी जब I का मान 1 एम्पियर, जब I बराबर 1 एम्पियर तब V बराबर कितना हो जाता है? 1.6 वोल्ट। अब लास्ट में आपसे पूछ क्या रहा है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध R ज्ञात करना है और विद्युत वाहक बल E ज्ञात करना है। बेटा सवाल स्क्रीन पे आ गया, अब आप सुनो गौर से। सवाल में कह रहा कि जब सेल से इतनी धारा लेते हैं तो विभवांतर इतना है, और जब सेल से इतनी धारा लेते हैं तो विभवांतर इतना है। यही तो कह रहा ना, 1.6 वोल्ट, ठीक। तो अब आप समझिए, कंडीशन है दो। पहली कंडीशन में समझो, V बराबर बेटा क्या होता है? E माइनस आई आर, है ना। अब पहली कंडीशन में आइए आप, V कितना है? इस सूत्र से चल रहे हैं हम आगे। V कितना है? 1.8। E ज्ञात करना है, माइनस I कितना है? 0.5 और R ज्ञात करना है। इक्वेशन पहला मान लीजिए आप, इसी सूत्र के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक। ये है पहला इक्वेशन। इसके बाद अब दूसरी कंडीशन में आइए आप। दूसरी कंडीशन में I का मान 1, V का मान 1.6। फिर इसी सूत्र में आओ, V का मान 1.6, E ज्ञात करना है, माइनस I का मान 1 एम्पियर इंटू R का मान ज्ञात करना है, ठीक। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को घटा दो बेटा। घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदलना पड़ेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस। ई से ई कट गया, इससे ये घट गया, इससे इसको घटाएंगे 0.2 बचा। ये देखो 1 R है, ये है 0.5। अब 1 R से 0.5 R घटाना है, 1 से 0.5 घटा दो तो 0.5 ही तो बचेगा इंटू R। 1 R से 0.5 R घटा दिया तो 0.5 R बचा। तो R बराबर कितना हो गया? 0.2 और बटे, ये बटे में जाएगा ना, 0.5, दशमलव कैंसिल हो गया, 2/5 है ना। 5 से 2 काटो, दशमलव लगाओ पहले 20 और 5 चौको 20। R का मान 0.4 ओम आ गया। अब जब स्मॉल r आ गया तो स्मॉल r की वैल्यू आप समीकरण फर्स्ट में रख दो, चाहे समीकरण सेकंड में रख दो, कहीं पे भी रख दो, कैपिटल E आपका आ जाएगा, ठीक। चलिए
समीकरण फर्स्ट में आर का मान रखने पर 1.8 बराबर ई माइनस 0.5 इंटू आर, और आर का मान बेटा 0.4। 1.8 गौर करना, 5 चौको 20, 0.20 बना, 0.20। अच्छा 0.20 कह दो चाहे 0.2 कह दो, जीरो की तो कोई उसमें इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक। तो ये 0.2 बना। अब इस 0.2 को चलो हम लिख दें पहले, ई माइनस 0.2। अब इसको इस तरफ ले आओ, तो ई बराबर हो गया 1.8, इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 0.2, जोड़ दो भाई, कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन लिखें, दर्शाए गए सरल प्रपथ में बिंदुओं ए और सी के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। फटाक से क्वेश्चन लिख लें जब तक। दर्शाए गए सरल प्रपथ में बिंदुओं ए और सी के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। अब सबसे पहले आपको ये सर्किट पहले, यानी ये चित्र पहले, परपथ आपको पहले बनाना पड़ेगा। परपथ इस तरीके से है, आप उसको गौर करें, बाद में बनाएं, लेकिन आप यहां देखें ध्यान से केवल। ये परपथ है, इस परपथ में 3 सेल हैं बेटा, ठीक। एक सेल यहां है, एक सेल यहां है, एक सेल यहां है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, ठीक। अच्छा, एक 3 वोल्ट, एक 2 वोल्ट, एक 2 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, और ये भी 2 वोल्ट। एक 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 4 रेजिस्टेंस बेटा, सेल भी 4 हैं इसमें, एक सेल यहां भी 4 वोल्ट। एक एक रेजिस्टेंस हर तार में, एक एक ओम का, एक एक ओम का हर तार में, एक एक रेजिस्टेंस, एक ओम, एक ओम, एक ओम, ये। और बीच में बेटा ए और सी, ये बिंदु ए है, ये बिंदु सी है, और ए और सी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, वो भी 1 ओम है, वो 2 ओम है। कितना है, 2 ओम। बस अब आप सवाल करिए। ध्यान देना, ये है आपका सर्किट, और पूछ क्या रहा है, ए और सी के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। आपके पास सेल दिखाई दे रहा होगा, ठीक। बेटा इस सेल से मान लो कोई धारा निकली, वो इसको मिलेगी, फिर इस सेल से होती हुई ये इस बिंदु पे आएगी। उसी तरह इस सेल से कोई धारा निकली, वो इसको भी मिलेगी, और ऐसे होती हुई बिंदु ए पर आई। मान लो थोड़ी देर के लिए इस सेल से निकलने वाली धारा I1 है, तो बेटा जब I1 इसमें है तो इसमें भी होगी, और मान लो इस सेल से निकलने वाली धारा I2 है, तो I2 अगर यहां से आ रही है तो इस तार में भी I2 होगी, इस तार में भी I2 होगी, है ना, I2 होगी। अब I1 यहां से आई और I2 यहां से आई, देखो ये I1 है ना, ये आ रही I1, और ये I2 यहां से आ रही, I1 यहां से आई, I2 यहां से आई, दोनों मिल गई तो बन गया I1 प्लस I2। अब I1 प्लस I2 यहां चल दी, कितनी, I1 प्लस I2, यानी दोनों मिल के चल दी, ये यहां से, ये यहां से, और दोनों यहां मिली और चल दी। अब I1 प्लस I2 इसको मिलेगी, और ये चलती हुई बिंदु सी पर पहुंचेगी। अच्छा बिंदु सी पर पहुंचेगी तो फिर उसको 2 रास्ते मिलेंगे, एक धारा इसमें जाएगी, एक इसमें जाएगी। जो देखिए,
इसमें कौन सी धारा जाएगी? वही धारा इसमें जाएगी जो यहां से निकली थी, I1 निकली थी, तो I1 यहां पहुंच जाएगी अपने घर, और I2 यहां पहुंच जाएगी। गौर से देखो बेटा, ये I2 है, ठीक। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो तो यहां से I2 हटा के, यहां तो स्टार में हो ही गया I2, यहां पे कर दो I2, ठीक। अब आपसे पूछ क्या रहा, ए और सी के बीच विभवांतर की गणना कीजिए, ए और सी के बीच विभवांतर की गणना कीजिए, ठीक। चलिए, इसमें एक बंद पाश बना लीजिए आप, एक मिनट। ए और सी है, यहां पे बिंदु बी मान लो, यहां बिंदु डी मान लो। बेटा दो बंद पाश बन रहे, एक बंद पाश ये वाला बन रहा और एक बंद पाश ये वाला। हम मान लो इस बंद पाश को लिए ले रहे, पहले सी बी ए सी, यहां से चले सी से, सी बी ए सी। आपको ऐसे नहीं चलना तो आप यहां से चलो, बी ए सी बी, ठीक। चलो बंद पाश, अब आप सवाल को ध्यान दें बस, बंद पाश सी बी ए सी में बेटा जहां से चले वहीं पहुंच गए सी पे, सी से चले सी पे पहुंच गए, पाश बंद हो गया, खंड बंद हो गया। अब चलने का तरीका क्या होता है, किरचॉफ का दूसरा नियम कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, यानी जिस तार में जो धारा प्रवाहित हो रही उस तार का प्रतिरोध देख लो, दोनों का गुणा कर दो। फिर दूसरे तार में जो धारा प्रवाहित हो रही उस तार का प्रतिरोध देख लो, दोनों का गुणा कर दो, है ना। फिर तीसरे तार में धारा देख लो, उस तार का प्रतिरोध देख लो, दोनों का गुणा कर दो। इसके बाद सबको जोड़ दो, और ये सब योगफल किसके बराबर होगा, उस पाश के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगा। उस पाश में कितने सेल हैं उसका विद्युत वाहक बल देख लो। चलो गौर करो, समझो मेरी बात। यहां से चले बेटा, धारा I1 मिली और इसमें प्रतिरोध कितना, 1, तो 1 इंटू I1, 1 इंटू I1 का मतलब बेटा I1 ही हो गया, 1 तो लिखा नहीं जाएगा। और जब हम सी से चले तो बी पे आ गए, ठीक। दूसरा कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, यही तो है केवल एक ही रेजिस्टेंस, बी पे आ गए। अब बी से चले तो सीधे ए पे आएंगे, रेजिस्टेंस कितना मिला, 1, और इसमें धारा कितनी है बेटा, इसमें धारा कितनी है, I1, है ना, तो 1 I1, तो अब इसमें भी बेटा I1 हम लिखेंगे तुम्हें, ठीक। अच्छा, ए पे आ गए। एक चीज गौर रखना बस कि आप जिस तरफ जा रहे धारा उसी तरफ जा रही हो तो प्लस में, वरना माइनस में। अब यहां से चले, यहां से चले तो देखो जहां आप जा रहे वहीं धारा जा रही, और प्रतिरोध कितना है, विस्तार का 2, तो धारा और प्रतिरोध का गुणा, तो प्रतिरोध 2 है और धारा I1 प्लस I2, तो प्लस 2 I1 प्लस I2, सबका योग हो गया। और ये सबका योग किसके बराबर होगा, उस पाश के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर। तो बेटा विद्युत वाहक बल, इस सेल का 3 वोल्ट है, इस सेल का 2 वोल्ट है। अब हम कैसे देखेंगे, 3 और 2 5 होगा कि घटेगा कि जुड़ेगा, ठीक। चलो ऐसे चलो, ऐसे चलो। हमने क्या बताया था, अगर माइनस प्लेट से प्लस प्लेट मिले, पहले माइनस फिर माइनस से प्लस मिले तो प्लस का ही होगा विद्युत वाहक, और प्लस से माइनस मिले तो माइनस का होगा। जब हम ऐसे चले थे सी से, तो जब हम ऐसे चले तो पहले माइनस प्लेट मिली फिर प्लस, तो जब ऋण से धन मिलती है तो धनात्मक होता है, तो ये प्लस का 3 होगा। फिर आगे चले, अब धन से ऋण मिल रही, धन से ऋण तो ऋणात्मक होगा, तो ये माइनस का 2 होगा। तो कुल मिला के क्या हो गया, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2। इसको थोड़ा हल करो, ये देखो 2I1 तो ये हो गया, और 2 का गुणा करो तो 2I1 ये 4I1 हो गया, प्लस 2 का गुणा इसमें भी 2I2 हो गया, और बराबर 3 से 2 घटा दो 1 हो गया, ठीक। अच्छा, अब आप देखिए दूसरा बंद पाश, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको। दूसरे बंद पाश में आइए, यहां पर दूसरा बंद पाश आप यहां से ले लो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे आ जाओ। ऐसे नहीं अच्छा लग रहा आपको तो आप ऐसे चलो, सी से चलो, डी से आओ, ए पे आओ, सी पे आ जाओ। चलो, तो सी डी ए सी, बंद पाश कौन सा, बंद पाश सी डी ए सी में, फिर से देखो सी डी ए सी, यही तो बंद पाश बना इस बंद पाश में। अब चलिए आप गौर रखना कि धारा जहां जा रही है अगर आप उसी तरफ जा रहे हैं तो प्लस में, वरना माइनस में। और धारा प्रतिरोध का गुणा करेंगे, सी से चले धारा I2 मिली, जहां आप जा रहे वहीं धारा जा रही,
प्रतिरोध 1 है तो I2 इंटू 1 डी पे आ गए, I2 इंटू 1 तो लिखा नहीं जाता बेटा, प्लस। आगे चलो, अगर विपरीत मिल गई धारा तो माइनस कर देंगे। अब डी से चले ए तक, तो डी में बेटा, डी से ए तक आने में प्रतिरोध 1 है और धारा I2 है, तो 1 इंटू I2, 1 इंटू I2 मतलब I2। ठीक, ए पे आ गए, देखो धारा ऐसे जा रही है, आप भी ऐसे ही आ रहे, ए पे आ गए। अब ए से चले सी की तरफ, है ना, तो धारा कितनी मिली, I1 प्लस I2, प्रतिरोध मिला 2, तो प्लस का 2 I1 प्लस I2। ठीक, ये हो गया आपका धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजी योग। उसके बराबर में आओ, बराबर में क्या होता, विद्युत वाहक बल होता बीजी योग। चलो बेटा, यहां से चले थे सी से, ऐसे चले थे तो ऋण से धन प्लेट मिल रही तो ये धनात्मक होगा, +4 रख दो। फिर ऐसे आए, ऐसे चले जा रहे, ऋण से धन मिल रही, ये भी धनात्मक होगा, +2 लिख दो। I2 और I2 2I2 तो ये हो गया, और जब 2 का गुणा करेंगे यहाँ तो 2I2, ये कुल मिला के 4I2 प्लस, और 2 का गुणा इसमें भी तो करेंगे 2I1। अब बराबर कितना, 4 2 6, है ना, 4 2 6। अच्छा, इसको आप समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब बेटा देखो, इसमें I1 और I2 दोनों समीकरण, दो समीकरण हैं, दोनों को आप कक्षा 8 9 की तरीके से हल करके आप I1 I2 के मान निकाल लेंगे पहले। ठीक, फिर इसके बाद बताएंगे हम ए और सी के बीच विभवांतर कितना हो। तो अब I1 I2 के मान निकालने के लिए बेटा गुणांकों को कोई बराबर करो ताकि एक कट जाए एक मिल जाए, ऐसे तो करते थे समीकरणों को हल, एक्स और वाई वाले जो समीकरण होते थे। तो अब जैसे इसमें I1 का गुणांक 2 है, इसमें I1 का गुणांक 4 है ना, तो I1 का गुणांक बराबर कर लो। ऐसा नहीं करना तो I2 का गुणांक बराबर कर लो, इसमें 2, इसमें 4 है I2 का गुणांक, इसमें 2 है, तो बेटा इसमें 2 का गुणा करके, 2 का गुणा करके और इसके नीचे रख दो, 2 चौको 8 I1। अच्छा, I2 के नीचे I2 रख दो तो और अच्छा। चलो 2 का गुणा इसमें करो पहले, 2 दूनी 4, 4 I2 प्लस 2 का गुणा इसमें, 2 चौको 8 I1 बराबर 2 एकम 2। समीकरण नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट ही तो है, 2 का गुणा कर दिया। चलो घटा दो बेटा, सेकंड माइनस फर्स्ट, घटाने में चिन्ह बदलेंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, इससे ये कट गया, 4I2 से 4I2 कट गया, 2I1 से 8I1 घटाओ तो माइनस का 6I1 बराबर 6 से 2 घटाओ बेटा 4 बचा, I1 बराबर आ गया, माइनस उस तरफ कर दो, 4/6 यानी माइनस का 2/3 आ गया। ये I1 का मान आया बेटा, I1 का मान उठा के समीकरण फर्स्ट में रख दो तो I2 आ जाएगा। फर्स्ट में I1 का मान रखने पर, चलो 4I1 तो 4 इंटू I1, और I1 का मान माइनस का 2/3 है ना, ऐसे ब्रैकेट में, प्लस 2I2 और बराबर कितना बेटा 1। चलो तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, -8/3 है ना, -8/3, उसको उस तरफ ले जाओ तो यहां बचेगा 2I2 बराबर, बराबर में 1 है, और यहाँ -8/3, 4 दूनी 8 और -8/3 है, उस तरफ ले गए तो प्लस का 8/3 हो जाएगा, है ना, 3 एकम 3 और प्लस 8 तो 11/3 हो गया बेटा। इस 2 को यहाँ ले आओ बटे में तो I2 बराबर हो गया 2 तिया 6, 11/6 एम्पियर। ये I2 आ गया। ठीक, अब आप सुनिए, आप सवाल पढ़िए पहले। सवाल में कह रहा था ए और सी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, ए और सी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। बेटा ए और सी के बीच विभवांतर पूछ रहा, ए और सी के बीच विभवांतर, विभवांतर मतलब V, और V बराबर बेटा क्या होता I इंटू R। तो बेटा A और C के बीच में कितनी धारा है, I1 प्लस I2, तो I की जगह क्या रखेंगे, I1 प्लस I2, ये हो गया I टोटल I, और इंटू क्या होता R। ठीक, तो I1 प्लस I2, चलो बेटा I1 कितना है, I1 दोनों I -2/3, या ये वाला रख दो -4/6, कोई दिक्कत नहीं,
-4/6 प्लस I2 का मान 11/6। अब आप समझ गए होंगे कि हमने ये वाला क्यों रखा, 6 से 6 ताकि मिल जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए। इंटू आर, तो बेटा ए और सी के बीच धारा तो रख दी, और ए और सी के बीच प्रतिरोध कितना है, तो ए और सी के बीच में बेटा कितना प्रतिरोध है, 2 इंटू आर का मान 2। तो V बराबर हो गया बेटा 11/6 प्लस का है, 4/6 माइनस का है, तो 11 से 4 घटा दो, कितना बचा 7/6 और इंटू 2, है ना। तो 2 3 6, 7/3, 7/3 वोल्ट आ गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन लिखें, थोड़ा क्वेश्चन लिखने में सुनने में बड़ा है, बाकी हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल आप सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में, संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में यदि 10 ओम के प्रतिरोध में 10 ओम के प्रतिरोध में धारा 0 हो तो गणना कीजिए। पहला पार्ट, एक एक पार्ट लिखना बेटा गौर से। x का मान, x का मान। दूसरा पार्ट, 4 ओम प्रतिरोध में धारा, 4 ओम में धारा। तीसरा पार्ट, 3 ओम प्रतिरोध में धारा, 3 ओम में धारा। चौथा पार्ट, क्या कर रहे हैं कह दो सर जी हैं, 12 ओम प्रतिरोध में धारा, 12 ओम में धारा। पांचवा पार्ट, सब आज ही कर डालोगे सारे पार्ट इसी सवाल में। स्रोत द्वारा दी गई शक्ति। बेटा इतने पार्ट आपसे पूछ रहा, और सवाल में ऊपर क्या कह रहा था, संलग्न चित्र में। तो बेटा अभी एक और मुसीबत है कि चित्र भी बनाना है आपको, ठीक। अब आप समझो कि चित्र कैसे बनेगा, इसका सर्किट देखो गौर से। त्रिभुज तो आप बेटा आराम से बना लोगे, थोड़ा सा छोटा बन गया और बड़ा बना नहीं, समझ में नहीं आया। अच्छा बना लोगे, है ना। अच्छा बिंदु दे रहा ABCD, इसको भी मिलाया है उसने, ABCD, ठीक। चलिए इसके बाद इसमें सब में रेजिस्टेंस है बेटा, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, और यहाँ पे एक सेल भी लगा बेटा, ठीक। रेजिस्टेंस कितने कितने के हैं उसको सुनो, 4 3 6 x 10 12, 4 3 6 x, ये वाला x है, 10 12, और सेल में लिखा है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। बस बेटा ये है आपका सर्किट। बेटा इस सवाल को समझ गए तो जग जीत लिया आपने, और इस सवाल को हम समझाएंगे। देखिए कैसे समझाएंगे आप, इस सर्किट को देखोगे बेटा कभी कुछ नहीं समझ पाओगे,
थोड़ी सी इसकी एक ट्रिक बता रहे हैं। इस सर्किट को आप बिंदु डी पे ऐसे पकड़ो, बिंदु डी दिखाई दे रहा, डी पे ऐसे पकड़ो और इसको पकड़ के ऐसे ले आओ, ऐसे नहीं समझ बात। ये बिंदु डी यहां पर है, ये है ना, और इस बिंदु को ऐसे ले आओ, ऐसे 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 ऐसे, ठीक, मतलब नहीं समझे, अभी बता रहे हैं। ये बिंदु ए देखो बेटा अपनी जगह, ध्यान देना, बिंदु ए अपनी जगह, ये चले कहां पहुंच गए, बिंदु बी पे। एक रेजिस्टेंस मिला इसमें 3 ओम का, बी से आए सी पे, बी से आए सी पे एक रेजिस्टेंस मिला 6 ओम का, ठीक, आराम से समझना। ए और सी के बीच में क्या है, एक रेजिस्टेंस है, एक सेल है। रेजिस्टेंस कितना, 4 ओम का, और सेल कितना, 5 वोल्ट का, ठीक। अब बेटा सुनो, इस बिंदु को हमने क्या कहा, ऐसे देखो, ऐसे नहीं समझोगे आप, ऐसे समझोगे, यही तो कलाकारी बेटा, इस चीज को समझना। देखो ध्यान से, ए डी ये रख दिया हमने, ए डी, सी डी ये रख दिया, सी डी, और इन दोनों भुजाओं को देखो, फिर से देख लो, ए डी और सी डी, दो भुजाएं दिख रही, ए डी और सी डी, दो भुजाएं ऐसे रखी, इनको बेटा कुछ नहीं करना, ऐसे ले आओ, ऐसे ऐसे ला के रख दो, ठीक। मतलब ए डी, इसी की सीट में आ जाओ, ए डी और सी डी, बात समझ में आ गई, ये आ गया बिंदु डी। बेटा ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है एक्स ओम का, एक्स ओम का। सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है 12 ओम का, ठीक। अब कुछ बाकी रह गया, बी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का। तो बेटा बी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस, ओहो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि व्हीटस्टोन साहब ने अपने सेतु सिद्धांत में बताया था कि एक विकर्ण में धारामापी और एक विकर्ण में सेल लगा देते हैं, लेकिन दोनों काटे ना एक दूसरे को। अब आप बी और डी के बीच में एक प्रतिरोध है 10 ओम, चलिए अब और ये सेल लगा है ए और सी के बीच में लगा है, ऐसा कहां हो सकता भाई। एक काम करो आप, ए और सी के बीच में ये जो सेल लगा हमने इसको हटा दिया, ध्यान रखना बेटा। अभी अब बी और डी के बीच में 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, ठीक। ए और सी के बीच में जो सेल था उसको बाहर ही बाहर ले आया, यहाँ सेल लगा दिया और यहाँ उसका रेजिस्टेंस लगा दिया, और ये बेटा आ गया आपका सर्किट। कितना सेल था, 5 वोल्ट का, और कितना रेजिस्टेंस था ए और सी के बीच में, 4 ओम का। अब आपको सर्किट को भूल जाइए, इस सर्किट को आप देखिए, बस सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक। थोड़ा सा सवाल बड़ा हो रहा, आप चिंता न करें, जितना अच्छा आप आराम से समझेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। ये बेटा सेल की धन प्लेट से यहाँ धारा निकली है ना, एनोड से, मान लो आई एम्पियर की धारा निकली। आराम से समझना, सर्किट का सिस्टम समझना बेटा, सिस्टम समझोगे तो और भी सवाल आप आसानी से लगा लोगे। इसलिए तो हमने कहा कि अगर आप एक एक सवाल लगाओगे तो 8-8, 5-5 सवाल आपके तैयार होंगे। ऐसे सिलेक्टेड न्यूमेरिकल आपके सामने दिए हैं। आई एम्पियर की धारा निकली, ये जा रही बेटा धारा, ये पहुंची, लेकिन जब बिंदु ए पर पहुंची तो 2 भागों में बट गई। मान लो कि आई में से एक भाग I1 निकल गया और बचा हुआ एक भाग I2 वो निकल गया। I1 इसमें निकल गई, I2 इसमें निकल गई। अब बेटा I1 यहां से पहुंची बिंदु बी पर। याद करो, आपको कल के लेक्चर में आपको बताया था, हमने व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाया था पूरा डिटेल से। जब I1 यहां से पहुंची बिंदु बी पर तो फिर 2 भागों में I1 भी बटेगी। अब I1 का कुछ हिस्सा यहां गया और कुछ हिस्सा यहां गया, लेकिन जो हिस्सा यहां गया बेटा, अगर गैल्वानोमीटर विक्षेप नहीं दे रहा है, यहाँ गैल्वानोमीटर लगाया था कलम ने, ठीक, लेकिन आज के चित्र में गैल्वानोमीटर नहीं लगा, पर आपसे कह चुका एक बात, क्या कह चुका, पढ़िए सवाल। आपसे सवाल में कह चुका है
कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित प्रपथ में यदि 10 ओम प्रतिरोध में धारा शून्य हो। बेटा एक बात बताओ कि I1 यहां से पहुंची यहां पर, और जब I1 दो भागों में बटी तो कुछ यहां और कुछ यहां ऐसे तो जाएगी, लेकिन जब सवाल ने ही कह दिया कि 10 ओम में कोई धारा ही नहीं, 10 ओम में कोई धारा नहीं, तो फिर इसमें क्यों जाएगी? पूरी की पूरी I1 जो यहां जा रही थी, पूरी की पूरी I1 इसी में जाएगी, इसमें बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि आपसे सवाल में कहा गया कि इसमें तो धारा है ही नहीं। अगर इसमें पहुंचा दोगे तो इसमें कुछ धारा हो जाएगी, सवाल के विपरीत चले जाओगे आप। सवाल कह रहा है इसमें कोई धारा नहीं, कोई धारा नहीं, तो इसका मतलब पूरी I1 जो यहां जा रही थी वो इसमें निकल गई, है ना। और इसी तरह पूरी I2 जो यहां जा रही थी, यहां से कुछ यहां जाना चाहिए, लेकिन यहां क्यों जाएगी जब इसमें धारा है ही नहीं? पूरी धारा I2 इसी में निकल गई। I1 यहां से आई, I2 यहां से गई, दोनों मिल गई, फिर से I बन गया और ये चला आ रहा I। बेटा करंट सप्लाई समझ में आई? इसको जिसने समझ लिया वो सब कुछ सीख गया, जग जीत लिया। चुटकियों में आएंगे, ऐसे चुटकी बजाओगे आप, सारी चीजें एकदम झटके में आ जाएंगी, थोड़ा समझने में बस टाइम। अब आप एक बात बताइए, सवाल वाले कह रहे हैं कि 10 ओम में कोई धारा ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? वीटस्टोन साहब ने बताया था कि अगर यहाँ पे कोई हरकत ना हो, धारा मापी जो लगा है वो कोई हरकत ना करे, कोई रीडिंग ना दे, कोई विक्षेप ना दे, प्रतिरोध जो लगा उसमें कोई धारा प्रवाहित ना हो, ऐसी कंडीशन में ये सेतु संतुलित माना जाता है। और जब संतुलित माना जाता है तो संतुलित का मतलब उन्होंने क्या बताया था कि दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इनका अनुपात इनके अनुपात के बराबर होगा, या ऐसा कह लो कि इनका अनुपात इनके अनुपात के बराबर होगा, चाहे जैसा कह लो, संलग्न होना चाहिए। तो अब आप देखिए सवाल है, चूंकि 10 ओम में धारा नहीं प्रवाहित होती, यही तो सवाल ने कहा, नहीं प्रवाहित होती, इसलिए सेतु संतुलित होगा। और जब सेतु संतुलित होगा तो उसका क्या मतलब हुआ कि तब P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। यही तो कहा था कि जब सेतु संतुलित हो तो दो प्रतिरोधों का अनुपात अगले दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर करते हैं। तो चलो भाई, ये दो संलग्न भुजाएं हैं तो 3/x बराबर अगली, ये दो संलग्न हो गई तो अगली दो संलग्न भुजाएं ये बची, इनका प्रतिरोधों का अनुपात क्या बना? 6/12। ठीक, 6 दूनी 12, 2 आ गया और 2 तिया 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ तो 1 है, और x का तिर्यक गुणा करो तो x हो गया, और यहाँ 6 दूनी 12, 2 आया था तो 2 का तिर्यक गुणा 2 तिया 6। इसका मतलब x का मान बेटा कितना आ गया? 6 ओम आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो x का मान 6 ओम। पहला पार्ट आ गया बेटा। अब आप सुनिए, I बराबर E अपॉन R प्लस R होता ना, ठीक। E क्या होता है? जो सेल में लिखा है बेटा वोल्ट, वही तो E होता है। कैपिटल R क्या होता है? बाह्य प्रतिरोध। और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r क्या होता है? जो सेल के बगल में लगा है, ठीक। चलो, तो हम पहले जो है टोटल प्रतिरोध कैपिटल R निकाले। बेटा 10 ओम में तो कोई धारा है नहीं, तो इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे यहां से, बात समझ रहे? थोड़ी देर के लिए अभी हम हटा दे रहे हैं, बाद में लिख लेना, बना लेना। ये तो निग्लेक्ट हो गया, इसका कोई मतलब नहीं। अगर प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो वो प्रतिरोध परपथ में नहीं रखना है आपको, वो प्रभावहीन माना जाता है व्हीटस्टोन के अनुसार। ऐसी कंडीशन में बेटा ए और सी के बीच में आपको पूरा ये बॉक्स दिखाई दे रहा और 4 रेजिस्टेंस दिख रहे, 3, 6, 6, 12। अगर हम ए और सी के बीच में टोटल प्रतिरोध निकालें पूरे बॉक्स का,
तो ए से सी तक पहुंचने का रास्ता देखो, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। एक रास्ता में जितने प्रतिरोध मिलते हैं वो सब श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। तो ए से सी तक पहुंचने में इस रास्ता में दो प्रतिरोध मिले, 3 और 6 दोनों श्रेणी क्रम में। ठीक, 3 व 6 को श्रेणी क्रम में। अब 3 व 6 कहोगे तो पता नहीं 3 व 6 ऐसे समझ जाए, कोई नाम दे दो। ए बी और बी सी को, ए बी व बी सी को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, 3 और 6 हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उनका टोटल R1 मान लो, तो R1 बराबर 3 प्लस 6 बेटा 9 हो गया। इसी तरह नीचे आ जाइए आप, ए डी और सी डी में कितने, 6 और 12, तो ए डी व सी डी को, जगह तो कमजोर पड़ रही है ना, ए डी व सी डी को, इनको भी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, एक ही रास्ता में तो है दोनों श्रेणी क्रम में, तो इनका टोटल बेटा R2 मान लो। तो एडी में कितना 6 और सीडी में कितना 12, तो 6 प्लस 12 18 हो गया। ठीक, इसको बेटा खींच के यहां लाओ, R2 बराबर 6 प्लस 12 18 हो गया। ठीक, अब बेटा इन दोनों का टोटल 9, इन दोनों का टोटल 18, तो ऊपर 9 और नीचे 18, तो 9 और 18 समांतर क्रम में, 9 व 18 को, यानी R1 व R2 को, R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर ऊपर नीचे होगा ना, तो टोटल प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 R1 प्लस 1/R2, तो बेटा R1 कितना 9 और R2 18, तो 1/9 प्लस 1/18। अच्छा, इसमें 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो 2 एकम 2, 2 नमा 18, तो ये 2/18 प्लस 1/18 3/18 बन गया। अब 3/18 का मतलब बेटा कितना, 1/6, तो R बराबर कितना हो गया 6 ओम। ये बाह्य प्रतिरोध आ गया, आंतरिक प्रतिरोध ये रखा, विद्युत वाहक बल E ये रखा, बस लगा दो। अब आप क्या लगा दो, I बराबर E/R प्लस R। आप कहोगे कहानी बताते चले जा रहे, कुछ भी नहीं आया अभी तक, एक पार्ट आया केवल, कहानी इतनी लंबी खींच रहे, ओफो, सब एकदम टप से गिरेंगे। बेटा ई का मान सेल के नीचे देखना, वहां ई मिलेगा 5 वोल्ट, कैपिटल आर बेटा 6, स्मॉल आर सेल के बगल 4, 6 4 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ गया। बेटा ये कुल धारा आ गई जो सर्किट में प्रवाहित हो रही, सेल से आई कुल धारा आई प्रवाहित हो रही, उसका मान 1/2 आया। अच्छा, कुल धारा जो आई है वो सर्किट के अंदर 2 ही भागों में तो बट रही, I1 और I2 में। चलो इसको लगा दें हम सारे के लिए, अपने 10 ओम था, I1 और I2 2 ही भागों में तो बट रही है ना। अच्छा, तो I1 प्लस I2 बराबर 1/2, पहला इक्वेशन है ना। अब आप समझिए दूसरा इक्वेशन कहां से बन के आएगा। एक बंद पास ले लो आप, कोई चाहे ये वाला और चाहे ये वाला, 2 मिल रहे हैं आपको, कोई एक ले लो। मान लो ये वाला ले लिया, नाम क्या दिया, A B D A में। ठीक, बंद पास, जगह ही कम पड़ गई है। चलो भाई, होती है यहां पे बताए बेटे। बाकी बंद पास A B D A में, बंद पास A B D A में बेटा A से चलो B पे आओ, फिर D पे आओ, फिर A पे आओ, बंद हो गया। अब जब हम A से चलेंगे तो आपको याद है ना कि धारा और प्रतिरोध, जो उसमें प्रतिरोध मिले, जो उस तार की धारा है, दोनों का गुणा करो, फिर इसी तरह दूसरे तार में, फिर तीसरे तार में, और सबको जोड़ दो, अब बराबर विद्युत वाहक बल।
चलो बेटा यहां से चले, प्रतिरोध कितना 3 और धारा कितनी I1, और धारा की दिशा में जाएंगे तो प्लस में ले लेंगे वरना माइनस में। तो ऐसे जा रहे हो ऐसे ही धारा जा रही, तो 3I1 हो गया, 3I1 बी पे पहुंच गए। अब बी से आए डी पे, तो बेटा इसमें तो आई है ही नहीं, इसमें तो धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही, बता रहा ना सवाल में 10 ओम में कोई धारा नहीं, तो आई आर का मान 10 है और धारा 0 है, तो 10 इंटू 0 0 हो जाएगा। डी पे आ गए। अब डी से चले ए पे, तो प्रतिरोध 6 है और धारा I2 है, तो 6I2 हो गया। लेकिन आप तो ऐसे जा रहे हैं ना और धारा ऐसे आ रही, तो माइनस का 6I2। अब बराबर, अब इस पूरे बंद पास में कहीं सेल तो नहीं है, अगर सेल होता तो उसका बराबर में विद्युत वाहक बल रख देते, और नहीं है तो 0 पर सेल है ही विद्युत वाहक बल। 3 का भाग दे, I1 माइनस 2I2, I1 माइनस 2I2 बराबर 0। ये समीकरण सेकंड हो गया बेटा। पहला समीकरण क्या, I1 प्लस I2 है ना। अगर हम इसमें 2 का गुणा करके और यहां पर रख दे लाके, तो चलो 2 का गुणा 2I1 प्लस 2I2, 2I1 प्लस 2I2 बराबर 2 का गुणा इसमें करेंगे यहाँ पे, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। ये आपका पहला समीकरण बेटा। फर्स्ट और सेकंड को दोनों को जोड़ दो, जोड़ने से 2I2 कट जाएगा, और 2I1 और I1 को जोड़ोगे 3I1, तो 3I1 बराबर 1, तो I1 बराबर कितना 1/3। अब I1 का मान यहां रखो 1/3, फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट में, तो I1 की जगह 1/3 प्लस I2, अब बराबर 1/2, तो I2 बराबर हो गया 1/3 को वहां ले जाओ, 1/2 माइनस 1/3 बेटा कितना हो गया, ये 1/6 आ गया। I1 का मान आया 1/3, I2 का मान आया 1/6, सारे मान अब आपके आ गए। सुनिए अब आप x का मान निकाल चुके, पहला पार्ट है ना। दूसरा पार्ट, अब आप यहां आंसर देखिए सब। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा बेटा 4 ओम में धारा, तो 4 ओम प्रतिरोध कहां दिखाई दे रहा आपको, 4 ओम यही तो है, और 4 ओम में कौन सी धारा आ रही, देखो I कुल धारा, तो I कुल धारा कितनी निकाली, कुल धारा I नहीं निकाली तो थी भाई, ये निकाली भाई, कुल धारा I बराबर 1/2, तो 4 ओम में धारा कितनी 1/2 एम्पियर। तीसरा पार्ट बेटा, 3 ओम में धारा, 3 ओम में धारा बराबर 3 ओम बेटा ये, और 3 ओम में कौन सी धारा जा रही है, I1, और I1 का मान कितना निकाला 1/3 एम्पियर, 1/3 एम्पियर। घटा रहे ना सब। चौथा पार्ट, 12 ओम में धारा बेटा, 12 ओम कहाँ है ये, और 12 ओम में कौन सी धारा जा रही है, I2 है ना, और I2 का मान कितना निकाला 1/6, तो 12 ओम में धारा कितनी 1/6 एम्पियर। पांचवा पार्ट शक्ति है ना। अच्छा, शक्ति के लिए हमने आपको कई सूत्र बताए थे। एक बताया था बेटा P बराबर V इंटू आई, एक बताया था P बराबर I² R है ना, और एक बताया था P बराबर V² R। ठीक, तो आप P बराबर लगा दो I² इंटू R, समझ रहे। I कितना है, कुल I कितना 1/2, तो 1/4 हो जाएगा, और R का मान कितना है, टोटल प्रतिरोध कितना 6 ओम, ऐसा करो ना, P बराबर I² R, तो लगा दो I² R। ठीक बेटा, I का मान कितना 1/2 है ना, तो 1/2 का वर्ग 1/4 इंटू R का मतलब टोटल प्रतिरोध। बेटा एक बात ध्यान दो,
इस पूरे बॉक्स का टोटल प्रतिरोध आपने कितना निकाला था? 6 ओम निकाला था। इस 6 के अलावा एक आंतरिक प्रतिरोध भी था। तो टोटल अब कितना बना, यहाँ पे हम आर डैश कर ही दे रहे, तो अब टोटल कितना बन गया? 6 और 4 10। तो यहाँ पे रख दो 10 और 4 का भाग 10 में दे दो, तो 2.5 और शक्ति का मात्रक होता है वाट। नोट कर लीजिए अब आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। लिखिए, निम्न चित्र से धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। निम्न चित्र से धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपका बड़ा था लेकिन बहुत कीमती था, इससे आप कई सवाल लगा लेंगे। एक सवाल आपको और बड़ा मिलेगा, बाकी सब आपको नन्हे से सवाल मिलेंगे, छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं मिलेंगे। ठीक, और छोटे छोटे बहुत ज्यादा बेटा हम आपको क्या करेंगे लगवा के एक नंबर में। इतनी मेहनत आप करो और 1 नंबर पाओ तो क्या फायदा। मेहनत करो तो 5 नंबर एक झटके में मिले कम से कम है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था? निम्न चित्र से धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब आप चित्र बनाएंगे। चित्र इसमें भी बनाना पड़ेगा लेकिन इसका चित्र कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। इसके बाद यहां पहुंचे, अंदर अंदर बाहर 2 2 1 2 2 1 2 2 1। ठीक, ये चलिए अभी सब कुछ समझ जाओगे बेटा, थोड़ा सा इंतजार करो। 1 निकल गई, I2 निकल गई, I1 1 निकल गई, I2 ये आ गई। अब I2 से 1.2 निकल गई, I निकल गई, 1 आ गई। 1.2 निकल गई, I निकल गई, 1 आ गई। ये क्या है? आ गई, निकल गई, आ गई, निकल गई। समझो क्या कह रहा? निम्न चित्र से धारा I का मान ज्ञात कीजिए। बेटा I का मान ज्ञात करना। ठीक बेटा, किरचॉफ साहब ने पहला नियम कहा था, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। चलो बेटा समझो, ये संधि है ना, और इस संधि पर 3 धाराएं मिल रही, एक ये मिल रही, एक ये मिल रही, एक ये वाली मिल रही। लेकिन ये भी बताया था कि जो धारा संधि की ओर जा रही वो धनात्मक होगी, और जो धारा संधि से दूर जा रही वो ऋणात्मक होगी। तो बेटा ये संधि की ओर जा रही धनात्मक होगी, ये ओर जा रही, संधि की ओर जा रही, धनात्मक होगी, एरो बता रहा ना वो तो। और ये एरो क्या है? संधि से दूर जा रही, ठीक है, ये ऋणात्मक होगी। तो बेटा किरचॉफ साहब के पहले नियम से सिग्मा आई बराबर 0, और सिग्मा आई का मतलब सभी धाराओं का बीज योग शून्य। तो चलो ये संधि की ओर जा रही प्लस में, ये संधि की ओर जा रही ना प्लस में, और ये संधि से, भाई संधि तो ये है ना, और ये संधि से दूर जा रही माइनस में। कुल मिला के जो भी रिजल्ट था वो यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े, ये चली है ना, और इसमें से जितनी भी बनी है वो बन के क्या बन के चली? I1 बन के चली है ना। क्या बन के चली? I1। तो बराबर में क्या कह सकते हैं? I1 2 2 4, 4 से 1 घट गया, तो I1 बराबर कितना आ गया? 3 एम्पियर आ गया। अब ध्यान देना बेटा, अब 3 एम्पियर ये चली, अब 3 में से 1 निकल गई है ना, 3 में से 3 एम्पियर ही, और उसमें से 1 निकल गई, 1 निकल गई, 1 ये निकल गई। भाई संधि तो ये है ना, ये संधि से दूर जा रही तो माइनस में, ये भी संधि से दूर जा रही तो ये भी माइनस में, माइनस I2। ठीक, अच्छा फिर आगे बढ़े, ये संधि से एक सेकेंड बेटा I1 कितना था? 3 है ना। अब 3 से यहाँ 3 लेके चले यहाँ, और 3 से 1 निकल गई तो 2 ही तो बची, तो यहाँ कितनी जा रही है? अब भाई यहाँ से चले आप,
ये I1 है, I1, तो I1 कितना था 3। अब जब 3 एम्पियर लेके चले तो 3 से 1 निकल गई, 2 बची, और 2 कहां जाएगी यहाँ, तो I2 बराबर कितना हो गया 2, ऐसा I2 बराबर 2 एम्पियर। अब यहां से बेटा 2 एम्पियर जा रही, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, और 2 एम्पियर से 1.2 ये निकल गई, तो 2 एम्पियर से 1.2 निकल गई, और 1 एम्पियर जाके मिल गई। देखो एरो बता, 1 एम्पियर मिल गई, 1 एम्पियर मिल गई, और आई धारा यहां निकल गई, दूर चली गई, तो माइनस आई, और अब तो सभी धाराएं हो गई, तो बराबर 0। तो 2 1 3 हो गया, अब 3 से 1.2 घटाओ तो 1.8 बचा, और माइनस आई बराबर 0। माइनस आई को इस तरफ कर दो तो आई बराबर हो गया 1.8 एम्पियर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए चित्र में प्रदर्शित ए और बी बिंदुओं के बीच, चित्र में प्रदर्शित ए और बी बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। बेटा चित्र समझो, बिंदु ए से चले, एक रेजिस्टेंस मिला, एक सेल मिला, आगे बढ़े, रेजिस्टेंस, बेटा यहां 2 एम्पियर धारा भी बता रहा, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, सेल में कितना बता रहा 3 वोल्ट, आगे बढ़े फिर 1 ओम माइनस 2 वोल्ट, यहां 1 ओम मिला, और ये माइनस प्लस प्लेट है ये, है ना, और यहां सेल में ऊपर लिखा है 2 वोल्ट, फिर आगे बढ़े 1 ओम, रेजिस्टेंस मिला, फिर बिंदु बी मिला। अब आपसे क्या पूछ रहा सवाल पढ़ो, ए और बी बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या, ए और बी बिंदुओं के बीच विभवांतर पूछ रहा, ठीक, और विभवांतर बी ज्ञात करना। अब बी बराबर आई इंटू आर, सॉरी बी बराबर ई माइनस आई आर, बी बराबर ई माइनस आई आर, ठीक। तो बेटा ई कितना है और आर कितना है, एक रेजिस्टेंस और रह गया, ये एक। चलो बेटा धारा की दिशा, धारा की दिशा तो ये है ना, धारा 2 एम्पियर है, तो चलो आई बराबर लिख लो 2 एम्पियर। अच्छा स्मॉल आर कितना बेटा, श्रेणी क्रम में सब जोड़े हैं, तो आर बराबर 2 प्लस 1 कितना 4 ओम हो गया। अब बचा क्या ई, बी बराबर ई माइनस आई आर, तो ई बचा, चलो ई और निपटा लें। धारा की दिशा में जा रहे, धन से ऋण प्लेट मिलेगी तो माइनस का 3, फिर ऋण से धन मिली प्लस का 2, घटा दिया कितना बचा -1, ठीक। और अगर आप ऐसे आ जाते, ऐसे ऐसे, तो धन से ऋण मिलती तो माइनस का 2, ऋण से धन मिलती तो प्लस का 3, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसे चलेंगे तो धन से ऋण मिली तो माइनस का 2, फिर आगे बढ़े ऋण से धन मिली तो प्लस का 3, अब 3 से 2 घट गया, 1 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो V बराबर क्या होगा, E माइनस आई आर, ई का मान 1 वोल्ट माइनस आई का मान, आई का मान बेटा कितना 2 एम्पियर, 2 इंटू आर का मान, आर का मान 4। एक बात समझो, लेकिन आप थोड़ी सी गलती कर रहे ना, हमने एक बात बताई थी, अगर सेल धारा दे रहा है तो V बराबर ई प्लस आई आर, ओ ई माइनस आई आर। अब सेल धारा ले रहा है तो V बराबर ई प्लस आई आर। बेटा आप ऐसे निकाला था ना ई, ऐसे, तो जब ऐसे निकाला है तो धारा तो ऐसे जा रही, ऐसे में धारा दे रहा है, और ऐसे जाओगे आप तो ये सेल धारा ले रहा है, और जब सेल धारा ले रहा तो V बराबर ई प्लस आई आर लगा के, ये इस तरह से 2 चौको 8 हो गया, और 8 1 9 वोल्ट आ गया। 6 क्वेश्चन आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन लिखें, किसी सेल से
0.6 एम्पियर धारा लेने पर, ये हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा दिया है, इसकी सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे। सवाल लिख लीजिए केवल, किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट तथा 0.8 एम्पियर धारा लेने पर 0.8 एम्पियर धारा लेने पर 1.3 वोल्ट हो जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए, दिए गए परपथ की सहायता से सेल के सिरों के बीच की वोल्टता ज्ञात कीजिए। दिए गए परपथ की सहायता से सेल के सिरों के बीच की वोल्टता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बेटा अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आपको परपथ बनाना पड़ेगा। ठीक, तो अब आप परपथ बनाएं, 1 2 2 4 5, ये परपथ आपको बनाना पड़ेगा। सेल बता रहा 2.5 वोल्ट, स्मॉल आर 0.5 वोल्ट, ये बता रहा 2.5 वोल्ट और स्मॉल आर बता रहा 0.5 वोल्ट। क्या कह रहा सवाल में, दिए गए परपथ की सहायता से सेल के सिरों के बीच की वोल्टता ज्ञात कीजिए। ठीक, सेल के सिरों के बीच की वोल्टता पूछ रहा बेटा, V का मान ज्ञात करना। सवाल बहुत सिंपल सा V का मान ज्ञात करना, और V बराबर होता E माइनस आई आर। E माइनस आई आर, ई देख रहा, लिख लो, जो मिले वो लिख लो, 2.5 वोल्ट। स्मॉल आर दिख रहा, लिख लो 0.5 वोल्ट। तो बेटा B बराबर E माइनस आई आर बचा, तो बचा क्या, I बचा केवल, I और मिल जाए बस काम बन गया। अब I कहां से आए, ओ I कहां से आया, तो I बराबर बेटा होता है E अपॉन आर प्लस आर, E अपॉन आर प्लस आर। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये स्मॉल आर तो है, कैपिटल आर कहां से आएगा बेटा, ये सर्किट रखा। अब आप गौर से देख लिया करो, कभी भी परीक्षा में सवाल आए सर्किट का, तो आप ये देख लिया करो कि समांतर चतुर्भुज जैसी आकृति तो नहीं बन रही। अगर समांतर चतुर्भुज जैसी आकृति बन रही है तो आप ये चेक कर लिया करो कि कहीं सेतु संतुलित तो नहीं है। संतुलित का मतलब कि दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात बाकी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर तो नहीं है। चेक करो आप। जैसे मान लो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, गौर करना, और ये सी है, ये डी है। चलो अब आप गौर से देखो, ए सी एक भुजा हो गई और ए डी एक भुजा हो गई, तो दोनों संलग्न भुजाएं हैं, और दोनों संलग्न भुजाएं हैं तो 1/2 बना इनके प्रतिरोधों का अनुपात। अब बाकी दो संलग्न भुजाएं कौन सी बची, BC और BD, इनके प्रतिरोधों का अनुपात 2/4। अब 2/4 का मतलब भी 1/2। ठीक, तो AC बटे BD, चलो क्या होता है, P अपॉन Q, P अपॉन Q, P अपॉन Q 1/2 आया। फिर क्या होता है R अपॉन S, तो R अपॉन S 2/4, ये भी 1/2 आया। अब आप देखिए, चूंकि P अपॉन Q और R अपॉन S दोनों बराबर हैं, इसलिए सेतु संतुलित होगा, सेतु संतुलित होगा। और बेटा जब सेतु संतुलित होगा तो फिर बीच वाला जो 5 ओम का प्रतिरोध है वो निगलेक्ट कर दिया जाएगा, है ना। अतः 5 ओम का प्रतिरोध प्रभावहीन होगा, प्रभावहीन होगा।
है ना बेटा, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा सर्किट में। यानी ये ऐसा मान लीजिए ये यहां से खत्म, बेकार हो गया। अब हम ए और बी के बीच का टोटल प्रतिरोध निकाल लें, बस वही कैपिटल आर होगा। तो बेटा ए और बी के बीच में टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए ए से बी तक पहुंचने का रास्ता देखो, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता, और एक ही रास्ता में जितने मिले वो श्रेणी क्रम में जोड़ दें। तो 1 और 2 3, नीचे आओ, एक ही रास्ता में है तो 2 और 4 6, अब ऊपर 3 नीचे 6, दोनों समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा, आपका आ जाएगा 2 ओम। अब आप जोड़िएगा, ठीक। चलिए, टोटल प्रतिरोध R बराबर बन गया 2 ओम। हमने सीधा सीधा बताया, आप घर पे जोड़िएगा। 1 और 2 3, 2 और 4 श्रेणी क्रम में जोड़ो 6, अब ऊपर 3 नीचे 6, तो 3 और 6 को समांतर में जोड़ोगे तो 1/R बराबर 1/3 प्लस 1/6, और टोटल आएगा आपका 3/6। 3/6 का मतलब 1/2। तो जब 1/R बराबर 1/2 आया तो R बराबर 2 आएगा। अब आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक, फुर्सत। R बराबर 2 आया, और अब हमें चाहिए था I, तो हमने तुरंत लगाया बेटा I बराबर E/R प्लस R। क्यों? E/R प्लस R। तो E का मान 2.5 है, अपॉन कैपिटल R निकाला 2 प्लस स्मॉल r निकाला 0.5, तो ये भी 2.5 हो गया, है ना। अब 2.5 ऊपर और 2.5 नीचे, तो कुल मिला के 1 एम्पियर करंट आ गया। और V निकालना था आपको, तो V बराबर E माइनस आई आप लगा दिए, है ना। V बराबर E माइनस आई आर लगा दिया। तो E का मान कितना 2.5 है, माइनस I का मान 1 है, इंटू स्मॉल r का मान 0.5 है। तो बेटा ये 2.5, और इसका 5 एकम 5, तो 0.5, और इससे इसको घटा दिया तो 2 वोल्ट आ गया, ठीक। इसको सर्किट को हम पूरा करते हैं। आप 10 वोल्ट है ना, है 10 वोल्ट का रेजिस्टेंस है, नोट कर लीजिए। इसके बाद अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। लिखिए क्वेश्चन, संलग्न चित्र में यदि धारामापी G में, कैपिटल G बना ना गैल्वानोमीटर, संलग्न चित्र में यदि धारामापी G में कोई विक्षेप ना हो, कोई विक्षेप ना हो, तो इस दशा में प्रतिरोध R का मान, प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। चित्र समझो बेटा, चित्र इस तरह का है। पंद्रह 30 8 6, और बीच में बेटा गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, यहां पे ये, ठीक। सेल बता रहा है 6 वोल्ट, सेल से बेटा धारा निकलती है आई। अब आप सुने क्या कह रहा, यदि धारामापी G में कोई विक्षेप ना हो तो R का मान ज्ञात कीजिए। बेटा आपको R दिखाई दे रहा सर्किट में, उस R का मान निकालना है, और धारामापी G में कोई विक्षेप नहीं है। तो बेटा जब धारामापी कोई विक्षेप नहीं देगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे कोई प्रतिरोध होता तो वो प्रतिरोध प्रभावहीन हो जाता, नहीं है तो भी उसका मतलब धारामापी जब कोई विक्षेप नहीं दे रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेतु संतुलित है, तभी तो धारामापी विक्षेप नहीं दे रहा, ठीक। तो आप लिखिए, चूंकि धारामापी
में कोई विक्षेप नहीं है, कोई रीडिंग नहीं दे रहा, कोई विक्षेप नहीं है, कोई हरकत नहीं, इसलिए सेतु कैसा होगा बेटा? संतुलित होगा। और फिर ये तो हमारा कर्तव्य है कि जब भी कभी हम समांतर चतुर्भुज जैसी आकृति देखें तो इतना तो हम चेक कर ही ले कि व्हीटस्टोन सेतु तो लागू नहीं हो रहा है यहाँ पर, यानी सेतु संतुलित तो नहीं है। अब लेकिन जब आपसे साफ साफ कह रहा कि धारामापी कोई विक्षेप नहीं दे रहा, तो इसका मतलब कि सेतु संतुलित है। असंतुलित होने का मतलब क्या होता है कि दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, यानी अतः आप कह सकते हैं कि दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। यही मतलब तो बताया था व्हीटस्टोन साहब ने। चल तिर्यक गुणा कर दो बेटा। 30R बराबर 15 छक्का 90, तो R बराबर कितना आ गया? 30 तिया 90, 30 तिया 90, 3 ओम आ गया बेटा R का मान, राइट। चलिए भाई, नाउ द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, एक वोल्टमीटर जिसका प्रतिरोध 1000 ओम है, एक वोल्टमीटर जिसका प्रतिरोध 1000 ओम है, बीस वोल्ट तक नाप सकता है, क्या किया जाए कि इससे 200 वोल्ट तक नापा जा सके? बेटा सवाल को पढ़ो ध्यान से। एक वोल्टमीटर जिसका प्रतिरोध है, जिसका प्रतिरोध कितना है बेटा? 1000 ओम है, और वो 20 वोल्ट तक नाप सकता है। कितना? 20 वोल्ट तक। V बराबर कितना? 20 वोल्ट। अच्छा, R दे रहा 1000 और V का मान दे रहा 20 वोल्ट, तो बेटा I और निकाल लो। I बराबर V अपॉन R। V का मान 20, R का मान 1000 है ना, तो 0 से 0 कट गया और 2 बचा, नीचे 100 बचा, तो 2 एकम 2 और 2 से 100 को काट दो, 50। I का मान 1/50 एम्पियर आ गया। ठीक, अब सवाल आगे आगे कह रहा है क्या किया जाए कि इससे 200 वोल्ट तक नापा जा सके। बेटा बहुत सिंपल सी बात है, हमेशा याद रखिएगा आप। 1000 ओम प्रतिरोध है उसके पास, वो 20 वोल्ट तक नाप सकता है, और आपसे कह रहा ऐसा क्या किया जाए कि वो 200 वोल्ट तक नाप ले। बेटा वोल्टेज आप बढ़ाने के चक्कर में हो कि हम 20 वोल्ट से बढ़ा के 200 वोल्ट कर दें, है ना। बेटा अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो पट से फ्यूज ना हो जाएगा बल्ब या पंखा या कुछ भी। आप कभी भी वोल्टेज बढ़ाओगे तो आपका उपकरण फूक जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम हाई वोल्टेज पे इसको यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप रेजिस्टेंस बढ़ा लीजिए। और रेजिस्टेंस बढ़ता कब है? श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो बढ़ जाएगा, समांतर में जोड़ोगे तो घट जाएगा, है ना। तो अगर आपका रेजिस्टेंस 1000 ओम है, इसमें रेजिस्टेंस आप और बढ़ा दीजिए, बस अब आप फिर 20 वोल्ट की जगह 200 वोल्ट तक जला सकते हैं, चला सकते हैं। यही तो पूछ रहा आपसे कि क्या किया जाए कि 200 वोल्ट तक नाप सके। ठीक है, 200 वोल्ट तक नापने के लिए, 200 वोल्ट तक नापने के लिए वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में आर प्रतिरोध, आर डैश मान लो, आर तो ऊपर ही है, आर डैश प्रतिरोध बढ़ाना होगा। तब बेटा इस लाइन को समझो, आप 20 वोल्ट तक वोल्ट मीटर से नाप सकते, और आपसे कह रहा क्या ऐसा कर दिया जाए कि वो 200 वोल्ट तक नाप सके। तो बेटा 20 वोल्ट से 200 वोल्ट तक अगर आप नापना चाह रहे तो 200 वोल्ट तक नापने के लिए वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ाना पड़ेगा। कितना प्रतिरोध? आर डैश मान लिया। ठीक, चल अब आर तो था ही पहले,
और आर डैश उसमें और बढ़ा दिया, तो टोटल प्रतिरोध हो गया आर प्लस आर डैश, हो गया ना। और आर प्लस आर डैश ये टोटल प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का सूत्र क्या होता, वी अपॉन आई, वी अपॉन आई। बेटा आर प्लस आर डैश बराबर, एक बात बताओ वी कितना रखा है। अब आप सोच रहे 20 वोल्ट का है, 20 वोल्ट तो हमने पहले रखा था जब प्रतिरोध 1000 लिया था, जब प्रतिरोध आर अकेला लिया था तब वोल्ट कितना रखा था, 20। और जब प्रतिरोध आर प्लस आर डैश ले रहे, आर प्लस आर डैश प्रतिरोध बढ़ा दिया ना, तो वोल्ट अब 20 क्यों लेंगे, 200 वोल्ट नापने के लिए इतना प्रतिरोध बना है, 20 वोल्ट नापने के लिए तो इतना प्रतिरोध बना। अब 200 वोल्ट प्रतिरोध नापने के लिए, 200 वोल्ट नापने के लिए प्रतिरोध, 20 वोल्ट नापने के लिए इतना प्रतिरोध बना, अब 200 वोल्ट नापने के लिए इतना प्रतिरोध बना, तो फिर V का मान कितना रखेंगे, 200, I का मान 1/50। अब आप फिर कहोगे बड़े होशियार हो, मतलब I वही रख रहे हो। बेटा श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, जो यहाँ पे होगी 20 वोल्ट पे वही 200 वोल्ट पे होगी, वही 2000 वोल्ट पे होगी, धारा थोड़ी ना बदलती। आप श्रेणी क्रम में तो जोड़ रहे हो, तो धारा समान रहती है। चलो आर का मान बेटा कितना, 1000, यहां आ जाओ, प्लस आर डैश का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर में आओ। बेटा ये 50 ऊपर पहुंचाओ जरा, इसके कान में मारो, 50 इंटू 200 कितना हो गया, 10,000। गिन लो जीरो, अरे 5 दूनी 10 और 1 2 3 जीरो ये है, तो 10 के बाद 3 जीरो, 10,000। 1000 को उधर फेंको, तो आर डैश बराबर 1000 उधर जाएगा, घट जाएगा, कितना बचेगा, 9000 ओम। 9000 ओम का प्रतिरोध आप और बढ़ा दें तो फिर आप आराम से 20 वोल्ट की जगह 200 वोल्ट तक नाप लें, वोल्ट मीटर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए बेटा, आज के बेटा न्यूमेरिकल आपके फिनिश्ड हो गए, आज ये चैप्टर भी फिनिश्ड हो गया, और उम्मीद करेंगे कि आज आप आज के लेक्चर में जो न्यूमेरिकल्स हमने बताए थोड़ा सा टिपिकल हैं, क्रिटिकल हैं, आपको परेशानी होगी, लेकिन आप प्रैक्टिस पे आ जाओगे, अगर मेहनत कर लोगे तो आज के जो न्यूमेरिकल आपने लगा लिए तो ये समझो कि जग जीत लिया। और इन न्यूमेरिकल्स में आप गारंटी से मानिए, आप इस चैप्टर से, हमने आपको उसी दिन कह दिया था पहले लेक्चर में कि इस चैप्टर से आपको 101% एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में मिलेगा, भले वो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत और उसकी उत्पत्ति मिले, भले वो किरचॉफ के नियम मिले, और भले वो टर्मिनल विभवांतर, विद्युत भाग बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध मिले, या भले इस चैप्टर का न्यूमेरिकल मिले। बहुत कीमती सवाल है इस चैप्टर का। चलिए आप मेहनत करिएगा, तैयारी करिएगा, मायूस नहीं हुआ जाता है, मेहनत करने से सब समझ में आता है। आप बार बार पुश करके, बार बार वीडियो को बैक करके आप मेरी बात को सुनिए, आपके एक एक बात को हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं इशारे से, है ना, सब कुछ बताते हुए, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। आप बार बार बैक कर करके देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियरिटी आएगी, एक एक सवाल में आएगी। ठीक बेटा, ठीक है, आप अपनी तैयारी करिएगा, तब तक के लिए बेटा बाय।